आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, दर्द ना होती तो खुशी की कीमत ना होती, दर्द ना होती तो खुशी की कीमत ना होती। अगर चाहने से मिल जाता सब कुछ इस दुनिया में, अगर चाहने से मिल जाता सब कुछ इस दुनिया में, तो हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ना होती। स्वागत है आपको अपने चैनल सम्राट सीईडी पे। तो गाइस बात करते हैं कि आप बिना मेहनत का कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं हम भी पढ़ाते हैं ना, तो पढ़ाते पढ़ाते पूरे चेहरे पे गर्मी सी आ जाती है। थोड़ा सेटअप कमज़ोर है, तो इसीलिए एडजस्ट कीजिए आप लोग भी। आइए आज अर्थक्वेक का एक चैप्टर लेकर आया हूँ, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन, भूकंप रोधी अभिकल्पन। जो भूकंप रोधी अभिकल्पन है भाई, जब भूकंप आएगा तो हमारी जो बिल्डिंगें बनी रहेगी वो ध्वस्त होगी, तो इसी का अभिकल्पन करते हैं कि कुछ उसका डिजाइन कर देते हैं कि भाई ऐसी हम सरिया डालें, ऐसी मटेरियल डालें तो वो भूकंप आने से वो थोड़ा टिक सके। तो क्या करते हैं, अगर आप पूर्ण रूप से भूकंप रोधी बना देंगे किसी भी बिल्डिंग को, तो सबसे ज़्यादा कास्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सबसे ज़्यादा कास्ट आ जाएगा और देखने में सुंदर भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम इसके आवर्तकाल के अनुसार इसकी हम डिजाइन करते हैं कि भाई हाँ इतना कास्ट आए कि इस प्रकार हम डिजाइन करें तो हमारा कास्ट भी कम रहे, बिल्डिंग भी दिखने में सुंदर रहे और भूकंप से भी हम लोग बच जाए। तो इसमें फर्स्ट बात करते हैं फिलॉसफी ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन। जो आपके भूकंप रोधी अभिकल्पन का जो तत्व होता है उस पर हम बात करते हैं कि इसका तत्व ज्ञान क्या है, भूकंप रोधी अभिकल्पन का तत्व ज्ञान क्या है। तो इसमें बेसिकली आपको 3 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं वो क्षीण भूकंप के बारे में लिखते हैं। क्षीण भूकंप यानी बहुत कम भूकंप। जब आपके जो बिल्डिंग होती है तो बहुत कम भूकंप आए तो उसमें ये होता है कि जो आपके मेन कॉलम होती है, जो बीम होते हैं, वो तो उस क्षतिग्रस्त नहीं होते, वो थोड़ा सा भी उन पे प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिस पे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़े, लेकिन उससे हम क्या कर सके, प्रिपेयर कर सके, उसे पुनः मरम्मत कर सके। तो वो हमारी होती है किसमें आएगी? क्षीण भूकंप में, यानी कम भूकंप में ये आ जाएगी। और जो सेकेंड आती है वो मध्यम प्रकार के वर्ग आते हैं, मध्यम प्रकार के भूकंप आती है। उसमें ये क्या होता है कि जो हमारी जो दरारें उत्पन्न होती है बिल्डिंग में, जो दरारें उत्पन्न होती है वो तो कॉलम में और बीम में, इसमें तो उत्पन्न हो जाए, इन दोनों में क्या है, दरारें उत्पन्न हो जाए, लेकिन आपके पूरी जो बिल्डिंग है वो धराशायी ना हो, उसमें केवल दरारें उत्पन्न हो, लेकिन वो भी ऐसी दरारें उत्पन्न हो कि उसे हम पुनः क्या कर सके, बना सके, उसे पुनः मरम्मत कर सके। लेकिन जो इसकी अन्य पार्ट है, जो जैसे इसके अन्य जो क्षीण भूकंप में आ रहे थे उसे हम न बना सके, क्या उसका हम मरम्मत न बना सके, नहीं उसका हम मरम्मत नहीं कर सके, उसे हम पुनः फिर से पुनः उसका निर्माण करें और जो बीम कॉलम है उसको हम पुनः बना सके। ये आपकी होती है मध्यम वाली भूकंप में। जो सी पॉइंट है वो है आपकी तीव्र भूकंप। तीव्र भूकंप में क्या होता है कि आपकी बीम और कॉलम जो बने हैं, मेन इसमें जो मेंबर बने हैं वो पूरी तरह से टूट जाए, पूरी तरह से टूट जाए, उसका हम पुनः निर्माण न कर सके, उसकी हम नहीं पुनः निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हम उसको पुनः मरम्मत नहीं कर सकते। लेकिन ये भी बात है कि जो हमारी बिल्डिंग है वो कभी धराशायी ना हो, गिरे नहीं। इस तीव्र भूकंप में भी हमारी बिल्डिंग गिरनी नहीं चाहिए। उसमें से क्या लोग जो है, उसमें जो मेंबर है वो निकल के बाहर चले आए, भले ही हमारी पूरी बिल्डिंग क्या हो, धराशायी हो जाए, लेकिन वो गिरे नहीं, वो स्ट्रक्चर पर रुकी रहे। तो इसमें यह होता है कि जो हल्के फुल्के जो उसके मेंबर होते हैं उसका तो पुनर्निर्माण होता ही है, साथ साथ में ये मध्यम वाले जो भूकंप से आए थे, ट्रस जो उसमें का बीम था, जो कॉलम था, उसका भी पुनः निर्माण करे। तो ये आपका होता है तीव्र भूकंप। क्या होता है? तीव्र भूकंप। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एक आई कंसेप्ट ऑफ डक्टिलिटी, जो तन्यता का कंसेप्ट है कि भाई हम जो भी बिल्डिंग बनाएंगे एक कंसेप्ट ऑफ डक्टिलिटी के अनुसार बनाएंगे, इस तन्यता का गुण उसमें डालेंगे कि जिससे उसका क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, उस हमारी जो बिल्डिंग रहेगी उसकी आवर्तकाल बढ़ जाएगी। तो अब इसके बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे आधार के सापेक्ष छत का क्षैतिज विस्थापन, जो क्षैतिज विस्थापन हो और क्षैतिज भूकंप बल, जो भूकंप बल लग रहा है उसका क्षैतिज विस्थापन हो रहा है। तो देखिए
जैसे इस पॉइंट तक आपका ये बल आया और अगर भंगुर पदार्थ है, भंगुर पदार्थ से बिल्डिंग बनी है, तो ये तुरंत गिर जाएगी। क्या होगी? तुरंत इसका विस्थापन तुरंत गिर जाएगा, नीचे हो जाएगी। जबकि यही आपके तन्य व्यवहार माने वो डक्टाइल मटेरियल से बनी रहेगी, उसमें सरिया लगाई गई रहेगी, तो वो थोड़ा टिकाऊपन होगा। तो इसीलिए एक कंसेप्ट ऑफ डक्टिलिटी का यूज आया इसमें कि इस प्रकार से किसी भी हम भूकंप रोधी बिल्डिंग बनानी चाहिए। एक और आया कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये बेसिकली दो प्रकार के हम इसमें लेते हैं भूकंप रोधी में, एक होता है ब्रिटल मटेरियल और एक होता है डक्टाइल मटेरियल। इसके हम कुछ फिगर दे रखे हैं कि लंबाई में वृद्धि, भंगुर विफलता, और इस पे फोर्स लग रही है, इससे देख रहे हैं कम पे ही ये विफल हो जा रहा है, बट ये थोड़ा डक्टाइल है तो थोड़ा कुछ दूरी तक जा रहा है। इसमें एक और बात आती है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं इसमें क्या करते हैं कि जो डक्टाइल मटेरियल होती है उसकी जो अगर हम फोर्स लगाएं, कोई भी फोर्स लगाएं, तो दोनों पे फोर्स लगेगा, ब्रिटल पे भी आएगा और डक्टाइल मटेरियल पे भी आएगा। तो हम यही सोचते हैं कि जो हमारी डक्टाइल मटेरियल का मानिए 100 न्यूटन अगर सहन कर सकता है तो ये हमारा 90 ही सहन करे, ये 100 करे तो ये 90 ही करे। जब 90 पहुंचे, 90 से थोड़ा सा अधिक हो तो क्या हो, डक्टाइल के अनुसार क्या हो, थोड़ा सा उसमें दरारें उत्पन्न हो जाएगी। तो आप लोग समझेंगे दरारें तो आ गई है, अब तो बिल्डिंग से निकलना पड़ेगा, तो इसलिए आप यहाँ से निकल कर जा सकते हैं। इसमें कभी भी बिल्डिंग ध्वस्त नहीं हो सकती। अगर यही यहाँ पे 90 कर देंगे, यहाँ 100 कर देंगे, तो पहले ब्रिटल क्या होगा, पहले टूट जाएगा। आप अगर अंदर हैं तो बिल्डिंग में ही ध्वस्त आप ही हो जाएंगे बिल्डिंग के साथ साथ। अगर ऐसी बात रहेगी तो आप क्या रहेंगे, जैसे ही दरारें उत्पन्न होगी तो आप समझेंगे कि अब 100 होने वाला है, तो तुरंत आप क्या करेंगे, बिल्डिंग से निकल जाएंगे। तो यही है आपकी ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल का कंसेप्ट, इसका इस कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यही यूजेज है। इसी में एक और बात आई क्या, डक्टाइल चैन डिजाइन। जो डक्टाइल चैन डिजाइन है ये किस प्रकार की है, देखिए यहाँ पे पहले फिगर बना लीजिएगा और इसमें फिगर में बीच में एक मान लीजिए एक डक्टाइल कड़ी है और इधर भी आपके ब्रिटल कड़ी लगी है और इधर भी ब्रिटल कड़ी लगी हुई है। जब आप इसको फोर्स लगाए, जब फोर्स लगाकर इसे खींचे तो इसकी खींची हुई अवस्था ये आ गई। जो आपकी ये जो डक्टाइल कड़ी थी यही तो खिंचाव में आएगी और जो ये भंगुर कड़ी थी ये खिंचाव में नहीं आएगी। तो इसी के आधार पे ये भी हमारी कंसेप्ट था कि जो डक्टाइल है वो खींचेगी। तो इसीलिए कभी भी हम क्या करते हैं, कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो अल्प प्रबलित करते हैं। क्या करते हैं, अल्प प्रबलित करते हैं, क्योंकि वो क्या होगा कि अगर आपकी तन्यता में उसकी कमी रहेगी, अगर तन्यता उसकी कमजोर रहेगी और ब्रिटलनेस अधिक रहेगा, तो हमारी बिल्डिंग क्या होगी, पहले दरारें उत्पन्न होगी, ना कि पहले टूटेगी। तो यही है हमारा डक्टाइल चैन सिद्धांत। इसमें एक और वो आल्पिन वाला और एक चाक का इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे हमारी आल्पिन होती है उसे किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं, जबकि हमारी चाक होती है उसे किसी भी शेप में नहीं मोड़ सकते हैं। इसमें भी लिख सकते हैं और इन दोनों पदार्थों में अंतर दिखाने के लिए भी बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। लगभग ये दोनों लगभग में सेम ही है। और इसके बाद से आती है प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग डिजाइन, जो भवन का अभिकल्पन का जो सिद्धांत होता है, भवन अभिकल्पन का सिद्धांत तो किस प्रकार करते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखे हैं वीक बीम और स्ट्रॉन्ग कॉलम। अगर कॉलम स्ट्रांग हो, वीक और जो इसकी बीम है वो कमजोर हो, तो इस प्रकार का क्या होगा, ये सक्सेस होगा। लेकिन अगर आपका यहाँ का जो बीम है वो स्ट्रांग हो और कॉलम कमजोर हो तो ये अनसक्सेस रहेगा। एक फिगर बनाएंगे और वही यहाँ पे लिखे वीक बीम एंड स्ट्रॉन्ग कॉलम डिजाइन और स्ट्रॉन्ग बीम एंड वीक कॉलम डिजाइन। तो यही आपका सक्सेस होता है, ये अनसक्सेस होता है। क्योंकि अगर आपकी कॉलम स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आपकी स्ट्रक्चर क्या है, कॉलम पे ही रुकी रहती है। तो कमजोर इसमें रहेंगे तो इसमें जैसे दरारें उत्पन्न होगी तो आपको पता चल जाएगा, तो इस पे थोड़ा स्ट्रक्चर रुकी रहेगी, आप बाहर आ जाएंगे। अगर इसमें ही दरारें उत्पन्न हो गई तो ऊपर से फोर्स कहीं ज़्यादा तेजी से आ गया तो आप दब जाएंगे। सो ये होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। जो आपकी भवन की जो कंस्ट्रक्शन होता है उसकी आवर्तकाल के अनुसार उस संरचना का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो इस पे दो प्रकार के आता है, एक आती है शॉर्ट पीरियड स्ट्रक्चर और एक आती है लॉन्ग पीरियड स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं सबसे पहले इस पीरियड के बारे में, आवर्तकाल के बारे में। आवर्तकाल क्या होता है, तो जो आवर्तकाल होता है वो T = 1/n
1 बटा आवृत्ति। बात ये करते हैं, जितनी आवृत्ति बढ़ेगी उतने आवर्तकाल क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना गाइज। और जितनी आवृत्ति घटेगी उतना आवर्तकाल कम होगा। तो इसी के आधार पे हम कुछ पॉइंटें लिख रखे हैं कि यहाँ पे देखिए 1 मंजिला भवन होगा, उसकी आवृत्ति 0.05 सेकेंड, और कम ऊंची इमारतें रहेगी शॉर्ट पीरियड स्ट्रक्चर में तो उसका आवर्तकाल 0.4 सेकेंड, और कंक्रीट गुरुत्वाद रहेगा तो उसका 0.8 सेकेंड, और 15 मंजिला इमारत रहेगा तो 1.0 सेकेंड। ये जितनी पॉइंट लिखे हैं ना, बस आप इतना ही लिखिए शॉर्ट पीरियड स्ट्रक्चर में, और आवर्तकाल के बारे में समझा दीजिए। और दूसरा लॉन्ग पीरियड स्ट्रक्चर में इस आवर्तकाल के बारे में तो समझाना ही है, और इसका ये 2-3 पॉइंट लिख देना है कि प्रबलित कंक्रीट चिमनी का 2 सेकेंड, सिरोपरि पानी की टंकी का 4 सेकेंड, और झूले का जो पुल होती है उसका आप 6 सेकेंड। इतना आप लिख लिए। आवर्तकाल के अनुसार जो भी संरचना है उसका क्लासिफिकेशन हो गया 2 प्रकार से, एक शॉर्ट पीरियड स्ट्रक्चर और एक लॉन्ग पीरियड स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी पहले बात की, ये शब्द आई कैसे। तो क्या हुआ एक कि जो हमारे पहले भूकंप आते थे तो वो भूकंप का पता नहीं चल पाता था कि भूकंप कैसे क्या होगा, कितना आएगा, कितनी तीव्र रहेगी। तो उन्हीं के बारे में अध्ययन करना, भूकंप के बारे में अध्ययन करना ही ये रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आया, जिसमें ये रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम को 3 भागों में बांटा गया। एक है स्पेक्ट्रल डिस्प्लेसमेंट, और पेसिडो स्पेक्ट्रल वेलोसिटी है, और एक है पेसिडो स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन। इन्हीं तीनों प्रकार के बारे में अध्ययन करना, इन्हीं तीनों प्रकार के जो ग्राफ होती है उन ग्राफों से हम रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम निकालेंगे। इसका अब आप एक ड्राइंग बना दे रहे हैं और इसे आप रफ कर रहे हैं। देखिए जो हमारा रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम था यानी प्रतिक्रिया स्पेक्ट्रम था, ये 3 प्रकार की बेसिकली हुई। और इसके नाम के शब्द का क्यों आया, क्योंकि भूकंप आई, भूकंप से जो हमारी बिल्डिंगें ही उसकी दोलन आरंभ हुए, उस दोलन से उस बिल्डिंगों का कुछ आवर्तकाल था। अगर उसका आवर्तकाल जो भूमि नीचे की जो दोलन कर रही है इसका आवर्तकाल अगर सेम हुई तो क्या होगा, उन्नाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। जब जिस बिल्डिंग में उन्नाद की स्थिति उत्पन्न हो गई तो उस बिल्डिंग का क्या होगा, सबसे ज़्यादा खतर, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा क्षति होगी। उन क्षति का अध्ययन करना ये स्पेक्ट्रम शब्द में आया, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया स्पेक्ट्रम में आया, जो 3 प्रकार के करते हैं, स्पेक्ट्रल डिस्प्लेसमेंट, पेसिडो स्पेक्ट्रल वेलोसिटी और पेसिडो स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन। जो फिगर यहाँ पे बनाया है ये है आपके SD स्पेक्ट्रम डिस्प्लेसमेंट का ये फिगर है, ऐसे आप बनाइएगा। और इस पे SD इस पे ड्रॉ है, और यहाँ पे T है आवर्तकाल, क्षैतिज है, एक्स अक्ष पे आपकी आवर्तकाल है। और ये फिगर देखिए यहाँ से उठा है आपकी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी सिंबल बना देंगे। सेम वैसे ही आपकी PSB जो है आपकी पेसिडो स्पेक्ट्रल वेलोसिटी है। देखिए इसके बारे में नहीं पढ़ना कि क्या चीज़ होती है, बस ये 3 पॉइंट लिखे और इस फिगर बनाए, दैट आर इनफ। इसके अपर लेवल की और बीटेक लेवल की बात हो जाएगी, और डिप्लोमा में बस इतना ही है। अब जो है ये PSB लिखेंगे, और यहाँ ओमेगा SD जो SD था इसमें ओमेगा से इंटू करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, और इसी में फिर से ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर SD हो जाएगा, तो PS से हो जाएगा पेसिडो स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन। इसमें बात यही चीज़ें होती है कि ये ओरिजिन पॉइंट से उठा, ये भी ओरिजिन से उठा, बट यहाँ इसके मिडिल में आया, और ये इसके ओरिजिन से नहीं, ये मिडिल से आया और इसके यहाँ तक आया। इस सिंबल को बना देंगे और इतना लिख देंगे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम दैट आर एनफ। तो गाइज इसके और वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली गई है, उसे देखिए अगर अभी तक नहीं देखे हैं। और इतना कर लेते हैं, दैट आर एनफ फॉर BTE बोर्ड एग्जाम, बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए।